एक लेटेस्ट अपडेट है कि एफबीआर ने जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो जारी कर दिया है, यानी कि जुलाई 24 से जून 25 तक का जो फॉर्म है वो एफबीआर ने जारी कर दिया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की तब्दीलियाँ की गई हैं। और उन तब्दीलियों का क्या मकसद है, एफबीआर किस तरीके से हमसे बड़ी स्मार्टली तरीके से इंफॉर्मेशन लेगा और आने वाले दिनों में किस तरीके से रिटर्न को असेस करेगा, आज किस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो टैक्स ईयर का साल है वो क्लोज हो चुका है। 2025 की जो टैक्स रिटर्न है वो ड्यू डेट है, जिसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2025 तक, और आज 8 हो चुकी है। अभी तक जो है एफबीआर ने आरएस के ऊपर फॉर्म सही तरीके से अपडेट नहीं किया। आज इन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट इशू किया जो कि एसआरओ है 2025, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने एक जो ड्राफ्ट फॉर्म है वो अपडेट कर दिया है, इसको आप रिव्यू कर लें और 7 दिनों में हमें बता दें कि अगर इसमें कोई तब्दीलियां करनी है, यानी कि जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं वो हमें 7 दिनों में बता दें कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं। तो ये फॉर्म है, ये एफबीआर की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप उसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट का फॉर्म है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें जो कितनी चालाकी के साथ जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर जो कॉलम है पहले डिस्क्रिप्शन आ रही है और उसके बाद लिखा हुआ है कोड है, फिर लिखा हुआ है अमाउंट। पिछली टैक्स रिटर्न में यही चीज़ें थी। अब इन्होंने एस्टिमेटेड करंट वैल्यू भी ऐड कर दी है। एस्टिमेटेड करंट वैल्यू क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने आज से 10 साल पहले परचेज की और उसकी वैल्यू थी 50 लाख और आज उसकी वैल्यू हो चुकी है फॉर एग्जांपल 2 करोड़ हो चुकी है, 20 मिलियन। तो हम पहले नहीं लिखते थे, हम जब सेल करते हैं उसी टाइम ही एफबीआर को पता चलता है कि ये 5 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की सेल हो रही है 20 मिलियन की। अब वो कहता है नहीं जी हर साल मुझे आपने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मेंशन करनी है। साथ ही उसने कहा, बड़ी तरीके से मेंशन किया कि वैल्यू एंटर्ड इन द एस्टिमेटेड करंट वैल्यू आर बीइंग कलेक्टेड फॉर द एकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च पर्पस। अब आप देखें, मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है जो कि इनकम टैक्स भी लेता है, सेल टैक्स भी लेता है, कस्टम को भी डील करता है, एफईडी को, यानी कि हर तरह के टैक्सेस ये लेते हैं। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि आपसे जो हम डाटा ले रहे हैं ना वो सिर्फ हम रिसर्च पर्पस के लिए ले रहे हैं, जैसे इनको कुछ पता भी नहीं है। यानी कि ये कैसे हो सकता है कि जो लोग टैक्स की कलेक्शन के लिए प्लान करते हैं, टैक्स की कलेक्शन के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उनको नहीं पता कि आज जो है वो करंट वैल्यू कितनी हो सकती है, एफबीआर वैल्यू, प्रॉपर्टी की डीसी रेट वैल्यू, जो भी ये सारे ये लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन अब होगा क्या, होगा ये कि अब आप हर साल कॉस्ट मेंशन करते जाएंगे। और होता ये था पहले, इससे पहले अगर हम देखें तो होता ये था कि जब आप प्रॉपर्टी 50 लाख के लेते हैं और उसके बाद जो है वो 5, 6, 10 साल के बाद बेचते हैं 2 करोड़ की, तो आप उस पर गेन टैक्स पे कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये डाटा यूज़ किया जाएगा कि अच्छा ये बंदा जब फ्यूचर में कोई चीज़ बेचेगा तो इसकी वेल्थ में इतने पैसे आ सकते हैं। मैं इससे पूछूंगा कि ये पैसे जो हैं वो कहाँ कहाँ पे आपने रिपोर्ट किए हैं। पिछले सालों में आपने एस्टिमेटेड वैल्यू बताई हुई है 20 मिलियन और ये वैल्यू आप लिख देते हैं और किसी वजह से ये वैल्यू आप करंट वैल्यू लिख देते हैं और बाद में आपको पता है कि जो टैक्स पे किया जाता है वो एफबीआर वैल्यू या डीसी रेट पे किया जाता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। तो लोग क्या करते हैं कि वैल्यू कम रिपोर्ट करते हैं। अक्सर ये हमने देखने में आया क्योंकि जो टैक्स मिलता है एफबीआर को मिल जाता है। तो इस डाटे को यूज किया जाएगा कि एक बंदा है उसकी आज की डेट में कितनी वेल्थ है और फ्यूचर में वो किस तरीके से रिपोर्ट करेगा। मतलब आपकी रिटर्न का डाटा आपके ऊपर ही यूज किया जाएगा, क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई गोल्ड शो किया हुआ है और काफी टाइम पहले लिया है, उस टाइम पे वैल्यू थी 50,000 तोला, आज गोल्ड है 3,50,000 तोला, तो आपको आज की डेट की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी उसके मुताबिक। अब मेरी जो असेसमेंट है वो ये है कि जो रिस्क है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि लोगों ने काफ़ी पुरानी चीज़ें शो की हुई हैं और लोग उसको लेते जा रहे हैं। तो जब एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी तो ये एक रिस्क प्रोफाइल बनेगा कि एक बंदे की आज एस्टिमेटेड वेल्थ कितनी है, क्योंकि कॉस्ट तो कम है। जो गोल्ड जैसे मैंने आपको बताया या प्रॉपर्टी बताई पुरानी है, आज वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों की रिटर्न चलती जाती हैं। यहाँ से ये असेस करेंगे कि भाई ये इनकम कितनी रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकी आज तो वेल्थ इतनी ज़्यादा है, इनकम कितनी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इनका रिस्क पैरामीटर है
यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाएगा, यहाँ से नोटिस भेजे जाएंगे, यहाँ से ऑडिट किया जाएगा। मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, एक सैलरी इंडिविजुअल है, एक रेंट इंडिविजुअल है, उसको नोटिस नहीं आता, लेकिन आपकी रिटर्न में वेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इस सेग्रीगेट कर रहे हैं कि एक बंदा मिस्टर ए है, एक बंदा मिस्टर बी है, दोनों सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, ये भी बंदा सैलरी ले रहा है, ये भी सैलरी ले रहा है। अब सिस्टम में जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो आपने, इसने भी पे कर दिया, इसने भी पे कर दिया। अब चांसेस ज़्यादा क्या है कि कौन सा बंदा टैक्स फ्रॉड कर सकता है, हाइड कर सकता है, ये अपने अंदर ही अपनी एक विश लिस्ट बना रहे हैं। उसमें कैसे देखेंगे कि इसकी आज की एस्टिमेटेड जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, एसेट्स की, वो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। जो ये पीछे पैरामीटर यूज करेंगे वो इसकी बेस पे यूज करेंगे, इसकी बेस पे तो कर नहीं सकते क्योंकि वो तो कॉस्ट है, कॉस्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू हर साल चेंज होती जाएगी। फिर ये देखेंगे कि अच्छा टैक्स तो ये पे कर रहा है लेकिन इसके एसेट बहुत ज्यादा है, चलो एक काम करते हैं, इसको नोटिस भेजते हैं, इसका ऑडिट कर लेते हैं। आमतौर पे इस तरह नोटिस, अगर ये काम ना हो एस्टिमेटेड वैल्यू का, तो मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, दोनों का टैक्स, जो टैक्स कैलकुलेशन है सेम होगी, जो आपका टैक्स बनता होगा आपने जमा करवा दिया होगा, इनको तो पता नहीं चलेगा। तो ये आस्ता आस्ता इन चीज़ों की तरफ लेके आ रहे हैं कि मौजूदा जो वैल्यू है, मौजूदा जो एसेट की डिटेल है, उसके मुताबिक हम असेस करें, फिर हम देखें कि किसको हमने टारगेट करना है, किसको नोटिस भेजना है, किसका ऑडिट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि वो सिस्टम इस तरीके से पिक नहीं करेगा, एफिशिएंसी हमारी ह्यूमन रिसोर्स की इतनी है नहीं कि हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करें। सिस्टम को पैरामीटर जो दे दिया जाएगा, जो उसको एक क्यूरी रन कर दी जाएगी, उसकी बेस पे क्या होगा कि नोटिस जो है वो इशू कर दिए जाएंगे, अच्छा इसकी आज तक की एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये कहें एक बंदा जिसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, एस्टिमेटेड वैल्यू अगर इसकी 100% ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्जाम्पल 25 मिलियन हो गई है, ओके, सिस्टम को कहेंगे ठीक है उठाएं इसको नोटिस भेज दें, या 200% हो गई है, सिस्टम को उठाएंगे इसको नोटिस भेज दें। तो ये आप सिस्टम बेस काम करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली अब जो है वो कंप्लाइंस आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, सही तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या कहीं लॉ में लिखा हुआ है कि आपने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है। दूसरा ये है कि एस्टिमेटेड वैल्यू कहाँ से टैक्स पेयर देख के लिखेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्या एस्टिमेटेड वैल्यू हमने सेम लिखनी है या जीरो लिखनी है, ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिटर्न फाइल करने से पहले हमने क्या चीज़ें किस तरह मेंशन करनी है, अभी इनको अपडेट करने दें, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका पर्पज़ यह है कि पूरे फॉर्म में जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जैसे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जैसे कि गोल्ड की वैल्यू क्या है, जैसे कि अदर कोई आपका एसेट्स है, एंटीक है, पेंट है, कुछ भी ज्वेलरी है, उसकी वैल्यू क्या है, इसके अलावा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है आज उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे लेंगे। उसके बाद आपकी वेल्थ को असेस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि क्या इसकी मौजूदा इनकम इसकी वेल्थ के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। इसकी तो जनाब प्रॉपर्टी सारी चीज़ें मिला के 30 मिलियन की वैल्यू बनती है, 3 करोड़ की इसकी जो है वो बन रही है, वेल्थ बन रही है, लेकिन ये इनकम शो कर रहा है 12 लाख, ये इनकम शो कर रहा है 20 लाख, क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर ये रिसर्च करके असेसमेंट करेंगे, नोटिस भेजेंगे, ऑडिट करेंगे, और ये बड़ा तरीके से लिखा हुआ, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे ना तो ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि तमाम चीज़ें इन लोगों के पास हैं और कहा जा रहा है कि जी आप मेंशन करें ताकि हम रिसर्च कर लें। भाई टैक्स पेयर कैसे रिसर्च कर सकता है, टैक्स पेयर के पास जो पैरामीटर है वो क्या है जो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो जो आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है, आपकी चीज़ें ही यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो आप कैसे रिसर्च करेंगे, आप इससे कैसे डाटाबेस लेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आप भी इसके ऊपर जो है वो जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप मेंशन कीजिए। एक दूसरे से हम चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ जब भी आए डिस्कस करना चाहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों, सही तरीके से रिटर्न फाइल हों। कोई भी सजेशन हो आप मेंशन कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।